वो भारत जिसने श्री राम दिए, श्री कृष्ण दिए, वो गुरुकुल, वो शिक्षा पद्धति थी जिससे चाणक्य जैसे गुरु आए और चंद्रगुप्त जैसे शिष्य आए। उस भारत में आज बच्चे वो शिक्षा पा रहे हैं जो ना उनके किसी काम की है और ना ही सही है। हमारी शिक्षा में इतना अंतर कैसे? कहाँ भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाली शिक्षा अब ऐसी हो गई है कि भारतीय युवा बाहर नौकरियों की खोज कर रहा है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एंशिएंट सिस्टम यानी वैदिक सिस्टम में संस्कृत पर फोकस था और वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र सब पढ़ाए जाते थे। एंशिएंट सिस्टम का फोकस आउटर ग्रोथ के साथ साथ इनर ग्रोथ पर भी होता था, जिसमें एथिक्स, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस जैसी वैल्यूज इंकलकेट करी जाती थी। ये सिस्टम सर्वाइव ही गुरुकुल और आश्रम में कर पाता था, जहाँ शिष्यों को गुरुओं के साथ रहकर दुनिया से अलग सीखना होता था, जहाँ पढ़ाई खुले आसमान के नीचे और पेड़ों की छाव में होती थी, जहाँ प्रैक्टिकल वैल्यूज पर ज्यादा फोकस होता था और रोड लर्निंग का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इस सिस्टम के एजुकेशन पैटर्न और करिकुलम डिजाइन में स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता था। ये सब चीजें गुरु डिसाइड करते थे। बच्चों से कोई फीस भी नहीं ली जाती थी। उनके पढ़ाई से लेकर रहने और खाने का खर्चा सब गुरु करते थे। हाँ, रॉयल फैमिलीज, राजा और स्टेट हेड्स इन आश्रम और गुरुकुलों में बेटर फैसिलिटीज के लिए रेगुलर डोनेशंस किया करते थे। गुरु और शिष्य के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता था। शिष्य अपने गुरुओं के साथ ही रहते थे और इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों लर्निंग प्रोसेसेस से चीजें सीखते थे। उनके गुरु के उच्चतम व्यवहार का वो भी अनुसरण करते थे। इस स्ट्रॉन्ग रिलेशन के कारण ही हमें श्री राम, श्री कृष्ण, अर्जुन जी और चाणक्य जी जैसे लीडर्स मिले। इस सिस्टम में सिलेबस बहुत ही डायनेमिक तरीके से करिकुलम में इंक्लूड किया जाता था। उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती थी और उसका मेन फोकस स्टूडेंट्स की मेंटल, फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट होती थी। इसी करिकुलम का पार्ट वेद, वेदांत, उपनिषद, दर्शन, तर्कशास्त्र आदि होते थे। षट दर्शन यानी न्याय, वैशेषिक, योग, वेदांत, सांख्य और मीमांसा पर भी बहुत फोकस किया जाता था। अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ग्रामर जैसे सब्जेक्ट्स पर भी बहुत ध्यान दिया जाता था। इसी पीरियड में वॉरफेयर, मिलिट्री, पॉलिटिक्स और रिलीजन भी पढ़ाया जाता था। ऐसे ही थोड़ी ना कहा जाता है कि गुरुकुल में श्री कृष्ण ने 64 कलाएं यानी 64 सब्जेक्ट सीखे थे, जिसमें डांस, म्यूजिक, ज्वेलरी मेकिंग, मेटलर्जी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वॉरक्राफ्ट, स्कल्पचर, एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंसेस और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड थे। यही नहीं, वैश्य समाज को अपने काम में बेहतर होने के लिए एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रेड ये सब भी सिखाया जाता था। साथ ही मल्टीपल लैंग्वेजेस, rates of wages, purchases and sale rules, arithmetic, general geography, economic and commercial geography, science of agriculture and business method भी सिखाए जाते थे। क्योंकि उस समय किताबें नहीं होती थी, तो श्रुति परंपरा के अनुसार चीजों को समझकर याद रखने में और अगली जनरेशन को उसे ओरली ट्रांसफर करने पर ही फोकस किया जाता था। डिबेट्स और डिस्कशंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स के बेस को समझना और उसके लिए नए नए मेथड्स निकालने पर फोकस किया जाता था। पढ़ाई का तरीका है श्रवण यानी गुरु को सुनना, मनन यानी जो सुना है उसके बारे में सोचना और निधिध्यासन यानी बार बार उस सब्जेक्ट को रिवाइज करना। ये सिस्टम इतना ओपन और डाइवर्स था कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मैक्सिमाइज हो जाती थी। बहुत से लोग आज क्रिटिसाइज करते हैं कि विमेन के लिए गुरुकुल सिस्टम नहीं था या फिर ये सब एक पेट्रियार्कल सिस्टम था, लेकिन आप खुद ही सोचिए, गार्गी, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, इंद्राणी ये सब ऋषिकाएं कहाँ से आई? लड़कियों को भी गुरुकुलों में पढ़ने की आजादी होती थी। उनका उपनयन संस्कार भी होता था और इन्हीं पढ़ी लिखी लड़कियों में से सद्योध्वा होती थी जो पढ़ने के बाद शादी करती थी, और दूसरी होती थी ब्रह्मवादिनी जो ब्रह्मचर्य का पालन करती थी और पूरे जीवन पढ़ती थी। एंशिएंट सिस्टम में पहले बच्चा घर से दूर रहकर गुरुकुल में चीजें सीखता था, पढ़ाई के साथ साथ जीने का ढंग भी सीखता था। फिर आगे हायर स्टडीज के लिए तक्षशिला, वल्लभी और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज होती थी, जहाँ एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, लॉ, मेडिसिन, सोशियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मिलिट्री साइंसेस आदि जैसे सब्जेक्ट्स होते थे। कौशल प्रदेश और मगध जैसी जगहों से बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। ऐसे ही नालंदा यूनिवर्सिटी में तो देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे। उसमें से एक था हुआनजांग, द फेमस चाइनीज स्कॉलर, जिसने नालंदा से योग शास्त्र पढ़ा था। नालंदा यूनिवर्सिटी में वेद, फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे और ये इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक थी। बख्तियार खिलजी नामक क्रूर शासक ने इस यूनिवर्सिटी को खत्म करने की ठानी और बहुत से गुरुओं की हत्या करवाई। कहा जाता है कि एक बार खिलजी बहुत बीमार पड़ा था। उसने अपने हकीमों से इलाज करवाया, लेकिन वो विफल रहा। फिर नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद शाखा के प्रमुख
राहुल श्री भद्र जी ने उसका इलाज किया और वो ठीक हो गया। लेकिन उसे अपने हकीमों का विफल होना अच्छा नहीं लगा, तो उसने नालंदा को जड़ से खत्म करने की ठानी। खिलजी ने नालंदा में आग लगाने का आदेश दिया और यहाँ की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि कहा जाता है कि वो 3 से 6 महीने तक जलती रही। सोचिए, हमारा ज्ञान, हमारी धरोहर सब राख हो गई, और जिस आक्रामक कार्य की वजह से हुई उसको तो हम सेलिब्रेट करते हैं। नालंदा के पास वाले रेलवे स्टेशन का नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर रखा गया है। और ये एक ही ऐसा किस्सा नहीं है, क्योंकि इंडिया में इस्लामिक इन्वेजन्स के बाद बहुत से गुरुकुलों को तबाह किया गया और गुरुओं को मारा गया है। 8th सेंचुरी में इन्वेजन के बाद महमूद गजनी ने इंडिया को लूटा और उस लूट के पैसे से इस्लामिक स्कूल और लाइब्रेरी सेटअप करी। धीरे धीरे जब इन मुस्लिम इन्वेडर्स की तादाद बढ़ती गई और ये राजा बनने लगे, तब इन्होंने एक नए सिस्टम की शुरुआत की, इस्लामिक पैटर्न ऑफ एजुकेशन। अरब और टर्क्स के साथ आए नए कल्चर, ट्रेडिशन और इंस्टीट्यूशंस ने इंडिया में इस्लामिक एजुकेशन को प्रमोट किया और मिडिवल एज में प्राइमरी फोकस इस्लाम और मुगल सिस्टम पर रहा। ज्यादातर जगहों पर कुरान पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया। इसके अलावा मिडिवल इंडिया में हदीस, ट्रेडिशन ऑफ द प्रॉफिट, द 3 R's और पर्शियन जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ना भी कंपलसरी था। जिस तरह से पहले गुरुकुल और आश्रम होते थे, उसी तरह से इस्लामिक एरा में मकतब और मदरसों को डेवलप किया गया, जहां इस्लामिक रिलीजियस एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया जाता था। जिस मुगल हिस्ट्री को आज अप्रिशिएट किया जाता है, या ये कहा जाता है कि मुगल्स बहुत बेनेवलेंट रूलर्स थे, उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया, देश में डेवलपमेंट लाए, कल्चर डेवलप किया। उन लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि इस बात के प्रॉपर एविडेंसेस है कि औरंगजेब ने बहुत से मंदिर, पाठशालाएं, एलिमेंट्री स्कूल्स और हिंदू लर्निंग सेंटर्स को डिस्ट्रॉय किया था। वो स्पेशली उन स्कूल्स और पाठशालाओं को डिस्ट्रॉय करता था जो मंदिर या मोनेस्ट्री से अटैच्ड होती थी। जे सरकार की बुक एनेक्डोट्स ऑफ औरंगजेब एंड हिस्टोरिकल एसेज की माने तो 1669 में औरंगजेब ने अपने प्रोविंशियल गवर्नर्स को ऑर्डर किया था कि हिंदू स्कूल्स और टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और उनकी सारी टीचिंग्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रोक दिया जाए। अगर उस दौरान विमेन एजुकेशन पर बात की जाए तो लड़कियों के लिए कोई स्पेशल स्कूल्स नहीं थे। हाँ, कुछ मुस्लिम विडोज ही यंग मुस्लिम गर्ल्स को पढ़ाने का काम करती थी। हिंदू विमेन के एजुकेशन के लिए तो हिंदू फैमिलीज काम करती थी, लेकिन वहीं मुस्लिम लड़कियों के लिए उस लेवल की एजुकेशन नहीं थी। ऑल्दो रॉयल फैमिलीज की मुस्लिम लड़कियों को एजुकेशन दी जाती थी, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी में विमेन इलिटरेसी ज्यादा थी और इसका एक रीजन था पर्दा प्रथा। हालांकि बहुत बार हिंदू एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई और हमारे स्कूल्स को तोड़ा गया, लेकिन ब्राह्मणों के कांस्टेंट एफर्ट्स की वजह से एंशिएंट सिस्टम फिर भी मुगल और इस्लामिक इन्वेजन को सह गया। ऑल्दो चार्ल्स ग्रांट ने 1797 के अपने वर्क ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, particularly with respect to morals and on the means of improving it, में लिखा है कि मुस्लिम्स द्वारा provided education biased और twisted थी। I quote him, their prejudice makes them misinterpret the Hindu religion and their ignorance in the Sanskrit language has totally excluded them from any knowledge of the history of the Hindus। कॉलोनियल पीरियड का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन ने लिखा था। इस बुक में मुगल हिस्ट्री के साथ मेजरली डील किया गया है और इसमें ऑथर ने एंशिएंट हिंदू सिस्टम की भी बात की है और ग्रीक सिस्टम से उसे कंपेयर किया है। ऑल्दो ऑथर के अकॉर्डिंग हिंदू सिस्टम ग्रीक सिस्टम से बेटर है। फिर मुगल्स की बात करते हुए वो कहते हैं कि उस पीरियड में लर्निंग और एजुकेशन पर एफर्ट्स डिसअपियर हो चुके थे। इट वॉज अ टेल ऑफ अनमिटिगेटेड वॉरफेयर, ब्लडशेड एंड ट्रेचरी। वो लिखते हैं कि उस समय सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदन लिटरेचर प्रेवलेंट था। जो भी थोड़ा बहुत साइंस का डेवलपमेंट हुआ था वो सिर्फ हिंदू या यूरोपियन सोर्सेज की वजह से हुआ था। फिर मिडिवल पीरियड के एंड में ब्रिटिशर्स ने भारत पर अटैक किया था और धीरे धीरे पॉलिसी मेकिंग के रोल में आने के बाद उन्होंने भारत के एजुकेशन सिस्टम पर भी अटैक किया, क्योंकि वो गुरुकुल सिस्टम की पावर को समझ चुके थे और जानते थे कि भारतीयों की स्ट्रेंथ ही हमारे धर्म में है और गुरुकुल धर्म को ही सिखाते हैं। जैसा कि हमने पहले के भी कई एपिसोड्स में शेयर किया है कि भारत की लिटरेसी को लेकर एक सर्वे किया गया था, जिसमें लिटनर और मुनरो ने नॉर्थ और साउथ इंडिया की लिटरेसी का टेस्ट लिया था और रिजल्ट्स में 99% लिटरेसी इन नॉर्थ इंडिया एंड 100% लिटरेसी इन साउथ इंडिया पाया गया था। इस सर्वे के बाद ब्रिटिशर्स को समझ आ गया था कि इंडियंस की स्ट्रेंथ ही उसकी एजुकेशन है और उसमें सबसे मेजर रोल गुरुकुल और आश्रमों ने प्ले किया है। इसलिए ही ब्रिटिशर्स का फर्स्ट अटैक और सबसे लंबे चलने वाला अटैक इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर था। इस अटैक का इफेक्ट हम आज भी फेस कर रहे हैं।
इसमें बहुत से ब्रिटिश पॉलिसी मेकर्स ने अपना अपना रोल प्ले किया, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने एजुकेशन पर सबसे ज्यादा काम किया। जेम्स मिल ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हिंदू एजुकेशन को क्रिटिसाइज किया है और इस्लामिक एजुकेशन को अप्रिशिएट किया है। मिल के अकॉर्डिंग, इन इंडिया देयर वाज अ हिडियस स्टेट ऑफ सोसाइटी मच इंफीरियर इन एक्वायरमेंट्स टू यूरोप इवन इन इट्स डार्केस्ट फ्यूडल एज। इसके बाद सोने पर सुहागा हुआ थॉमस बैबिंगटन मैकॉले का मिनट ऑन एजुकेशन, जिसमें उसने इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को कंप्लीटली डिग्रेड कर दिया और ये रिमार्क दिया, अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया, जिसमें उसकी डोमिनेंट कॉलोनियल अप्रोच भी दिखती है। 1931 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी ने अपनी स्पीच में कहा था, द ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन वाज कट डाउन बाय यू ब्रिटिश, देयरफॉर Today, India is far more illiterate than it was 100 years ago. गांधी के एक फॉलोअर श्री धर्मपाल ब्रिटिश म्यूजियम गए और वहाँ सारे रिपोर्ट्स और आर्काइव्स को एग्जामिन करने के बाद उन्होंने एक बुक लिखी, द ब्यूटीफुल ट्री, जहाँ ब्रिटिश अटैक ऑन इंडियन एजुकेशन को इन डेप्थ इंक्लूड किया गया है। 1820 तक ब्रिटिशर्स हमारे एजुकेशनल सिस्टम को सपोर्ट करने वाले सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को खत्म कर चुके थे, लेकिन इंडियंस फिर भी अपनी एजुकेशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने इसके रूट में जाने की कोशिश की। तब 1822 में एक सर्वे ऑर्डर किया गया था और उसमें पता लगा कि बंगाल में 1 लाख विलेज स्कूल्स थे। मद्रास में एक भी ऐसा विलेज नहीं था जहाँ पर स्कूल ना हो। बॉम्बे में अगर विलेज पॉपुलेशन 100 होती थी तो भी वहाँ स्कूल होता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इन स्कूल्स में हर कास्ट के स्टूडेंट्स और टीचर्स होते थे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने भारतीय टीचर्स के डेडिकेशन और कैपेसिटी को एडमायर भी किया और इसका रिजल्ट ये भी हुआ कि मिस्टर बेल करके क्रिश्चियन मिशनरी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इंग्लैंड भी लेकर गए और वहाँ उन्होंने इस सिस्टम को लागू किया। तो वो इंग्लैंड जहाँ सिर्फ नोबल फैमिलीज के बच्चों को एजुकेशन मिलती थी, वहाँ अब एजुकेशन ऑफ मासेस भी होने लगी, ऑल थैंक्स टू इंडियन एजुकेशन। आखिर फिर इतने स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कैसे किया? फॉरेन क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडियन एजुकेशन के लिए रखे गए 1 लाख रुपए भी अच्छे नहीं लगते थे, तो ब्रिटिशर्स ने हमारी फंडिंग को कट डाउन किया, अजीबोगरीब लॉज लागू किए जिसमें पक्का बिल्डिंग्स नहीं बना सकते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर टीबी मैकॉले की एंट्री होती है जो ये डिसाइड करते हैं कि इंडियन एजुकेशन के लिए बचाए हुए पैसे कैसे डाइवर्ट किए जाएंगे, साथ ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, मोड ऑफ एजुकेशन क्या होगा, आदि आदि। मैकॉले ने अपने आइडियोलॉजी के चलते इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रख दिया और सारा पैसा इंग्लिश एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट कर दिया। जीडी ट्रेविलियन अपनी किताब लाइफ ऑफ लॉर्ड मैकॉले में लिखते हैं, अ न्यू इंडिया वाज बोर्न इन 1835. What Alexander, Ashok and the Western missionaries had failed to do was accomplished by Macaulay's educational minutes, decreeing that India was to receive through English education the language of the West. The very foundations of our ancient civilization began to rock and sway. Pillar after pillar in the edifice came crashing down. यही नहीं, मैकॉले की सबसे डेंजरस और सबसे सक्सेसफुल काम में से एक था उसका डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन मेथड को अप्लाई करना। मैकॉले ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी डेवलप की और उसमें ये कहा कि अपर कास्ट यानी ब्राह्मणों को इंग्लिश एजुकेशन दी जाएगी। उसके शब्दों में कहें तो, But it is impossible for us with our limited means to educate all in English. We must at present do our best to form a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals and in intellect. अब अगर उसकी इस थ्योरी का सक्सेस देखना है तो समझिए कि आज भी हम ना इस थ्योरी को समझ पाए हैं और हम आजाद तो हैं लेकिन आज भी इस थ्योरी को हटा नहीं पाए हैं। करीब 100 साल तक मैकॉले की थ्योरी के हिसाब से ब्राह्मणों को एजुकेशन दी गई। तब तक बाकी कास्ट के ट्रेड्स, बिजनेस सब चौपट हो चुके थे क्योंकि इंडियन मार्केट में ब्रिटिश गुड्स ही आए जा रहे थे और ब्रिटिशर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि हैंडीक्राफ्ट और लोकल बिजनेस को बिल्कुल खत्म कर दें। वहीं दूसरी तरफ किसानों को भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि ब्रिटिश लैंड पॉलिसी की वजह से वो खुद अपना लैंड खो चुके थे और लैंडलेस लेबरर्स बन गए थे, या फिर वो सिर्फ वही चीजें उगा सकते थे जो ब्रिटिशर्स परमिट करते थे। और वहीं एजुकेशन सिस्टम में बाकी कास्ट को इग्नोर कर दिया गया था। तो 100 साल के इस पीरियड में ये सब कास्ट गरीब, अनपढ़ और समाज से छिटकी हुई बन गई थी और वहीं ब्राह्मण जिनके जिम्मे में सोसाइटी को चलाना था वो इस इंग्लिश एजुकेशन की वजह से भटक गए थे। मैकॉले ने अपने पिता को 12 अक्टूबर 1836 में एक लेटर लिखा था
जिसमें उसने कहा, "No Hindu who has ever received an English education ever remains sincerely attached to his religion. It is my firm belief that if our plans of education are followed up, there will not be a single idolater among the respected classes 30 years hence." अब आप समझिए क्या पॉलिटिक्स खेली गई, किस तरह से भारत के सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया गया। हम शायद आज भी इस सबको समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं आज से 200 साल पहले मैकॉले अपने देश के लिए इतना बड़ा काम कर गया। हम आज भी सारी कमियों के लिए सिर्फ मैकॉले को दोष देते रहते हैं, जबकि हमने खुद भी अपने सिस्टम्स को डेवलप नहीं किया, कोई बदलाव लाने की कोशिश नहीं की है। अंग्रेजों के जाने के बाद जब 1950s में हमारे पास वो बेस ईयर्स थे जिसमें हम एजुकेशन सिस्टम में बदलाव ला सकते थे, ब्रिटिश सिस्टम को डिस्कार्ड कर सकते थे, वहां हमने कुछ खास नहीं किया। अपना सिस्टम क्रिएट करने के बजाय हमने एग्जैक्टली सेम मैकॉले के सिस्टम को कॉपी कर लिया और भारतीयों को उसी सिस्टम से पढ़ाने लगे। मैकॉले के सिस्टम को जड़ तक पहुंचाने में तो हम भारतीयों का हाथ है। अगर डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी, स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर एंड एजुकेशनिस्ट को कोट करूं, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने एजुकेशन को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऐड किया और फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड नहीं किया। जहां इंडिया 1950s में सोशलिज्म का रास्ता पकड़ रही थी, इकोनॉमी और इकोनॉमिक पैटर्न्स सोशलिज्म को फॉलो कर रहे थे, वहीं एजुकेशन में मैकॉले की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को फॉलो करते हुए एलिटिज्म चलता रहा। इस वजह से एजुकेशन प्राइवेटाइज हो गई और इंडिजिनस एजुकेशन भी नहीं रही और ना ही हम इंडिजिनस प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर पाए। आगे चलकर लिबरल पॉलिसीज के चलते एजुकेशन को और लाइटली ले लिया गया और जिस तरह से मॉड्यूल्स डेवलप किए जाने चाहिए थे वो नहीं हुए, और ये सब 1950 से शुरू हो चुका था, जो अपेरेंटली हमारे बेस ईयर्स थे जिसमें हमें एजुकेशन के बारे में सबसे ज्यादा काम करना था। अब भी तो रिसेंट कुछ ईयर्स में हिस्ट्री को इतना डिस्टॉर्ट किया गया है कि वो भी बेसिक और एलिमेंट्री से हायर लेवल्स तक, चाहे वो एनसीईआरटी हो या कॉलेज हो, हर जगह सेक्युलर व्यू के चलते गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। ऐसी गलत हिस्ट्री जिसमें इस्लामिक इन्वेडर्स जैसे मुगल्स को ग्लोरीफाई किया जाता है और भारत के रूलर्स और हिंदू किंग्स को कहीं नहीं नाम दिया जाता। जहां एनसीईआरटी औरंगजेब को भर भर कर प्रेस करती है, लेकिन जब उनसे इसी प्रेस का एविडेंस आरटीआई के थ्रू मांगा जाता है तो वो एविडेंस नॉट फाउंड रिस्पॉन्ड करते हैं। एक देश, एक राष्ट्र तब कमजोर होता है जब वो अपनी रूट से छिटक जाता है, और भारत विरोधी फोर्सेस ने शुरू से भारत को कमजोर करने के लिए ही कार्य किया है। एजुकेशन पर अटैक इसी का एक पार्ट है, क्योंकि एजुकेशन वो बेस है जो इंसान और समाज दोनों को बना सकती है। लेकिन जब इसी एजुकेशन को मैनिपुलेट किया जाता है तब देश और इंडिविजुअल सब सफर करते हैं। डॉक्टर R.K. मुखर्जी कहते हैं, लर्निंग इन इंडिया थ्रू एजेस हैड बीन प्राइज्ड एंड परस्यूड नॉट फॉर इट्स ओन सेक बट फॉर द सेक ऑफ रिलीजन। इट वाज सॉट एज द मीन्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, एज द मीन्स टू द हाईएस्ट एंड ऑफ लाइफ which is मुक्ति और इमेंसिपेशन। ये था भारत में एजुकेशन लेने का कारण। लेकिन आज उसी भारत में बच्चों को रटना पड़ता है, अपने इंटरेस्ट से अलग सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं, उन्हें एक अनबैलेंस्ड और बायस सिस्टम से गुजरकर मार्क्स लाने होते हैं। उनकी लाइफ की मेन प्रायोरिटी यही मार्क्स रह जाते हैं। आगे यही प्रायोरिटी सिर्फ अच्छी जॉब बनकर रह जाती है। नेशंस ग्रोथ, नेशंस डेवलपमेंट, देश की रक्षा, ये सब थॉट्स तो बहुत दूर कहीं किसी संदूक में बंद होकर रह जाते हैं। और तब एग्जैक्टली उस समाज का निर्माण होता है जो अपने देश में रहते हुए भी अपने ही देश को नहीं समझते, यहाँ के धर्म, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों को नहीं समझते और पूरी जिंदगी एक एलिटिज्म में गुजार देते हैं। ये सारे मुद्दे हमें कवर करने होते हैं और हम यंग मूव्स मीडिया होने के नाते ये सब आपके लिए लेकर आते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अगर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड आपके कोई पॉइंट्स हैं तो उन्हें आप हमारे कमेंट्स में लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी बात पर राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।